लूसेंट संविधान की सीरीज को बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ये मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं हम सारे को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, तो ये किस संविधान से प्रेरित है, किस देश के संविधान से, वही आपको बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। उस समिति का नाम बताना है जिसने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर स्वर्ण सिंह समिति बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1976, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं 1976 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने 42वें संविधान संशोधन ने 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, ऑप्शन क्या होगा बी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए, यह आपको बताना है। 6 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है ये कब समाविष्ट किए गए, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन 1936 के माध्यम से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या पूछा जा रहा है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों के अध्याय को किस भाग में जोड़ा गया है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना भाग 4 के का में, यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में जोड़ी गई थी, यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना भाग 4 में, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा जा रहा है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। वर्तमान में संविधान में, यानी कहा जाए भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, यह आपको बताना है। तो अभी आप ऊपर से ही बताते आ रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है ये मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या पूछा रहा है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, यानी राइट आंसर हो जाएगा विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 संविधान में ऊपर लिखित मूल्य कर्तव्य किसके लिए हैं। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य जो है ये किसके लिए है, यह आपको बताना है। याद रखना सभी नागरिकों के लिए, यानी बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या होता है, कौन सी व्यवस्था की गई है, यह आपको बताना है। तो याद रखना दंड देने की व्यवस्था नहीं है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने पर कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा, यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। ये कथन यानी भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये कथन जो है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 के ए में ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, राज्य की आज्ञा पालन, राज्य का आज्ञा पालन ये तो बिल्कुल है, कानून का आज्ञा पालन ये भी है। पूछ रहा है मित्र नहीं है, तो नहीं है की बात कर रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समाज की आज्ञा पालन बिल्कुल सही है ये भी, लेकिन करों की आयादगी जो है ये नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य में बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है यह आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 से क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, ये हमारे भारत में मौलिक कर्तव्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षण करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी तीनों जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। मूल कर्तव्य के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आएगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के लिए निम्नलिखित में से क्या है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रगान ध्वज का सम्मान करना सही है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना, यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ये सभी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य शामिल हैं यह आपको बताना है। तो याद रखना अनुच्छेद 51 के क में ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 से क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य जो भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है यह आपको बताना है।
तो याद रखना मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है की बात कर रहा है, तो याद रखना सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना ये मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। ये रहा इसका आंसर और हमारा 14वां टॉपिक यानी भारतीय संसद जो है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। बताइएगा मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना संसद कहा जाता है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं यह आपको बताना है। तो याद रखना 2 सदन हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, यह बताना है मित्र आपको। इसका राइट आंसर क्या। देखो मित्र हम क्वेश्चन जो है फास्ट करवा रहे हैं, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें पूछ रहा है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, संसद का लोकप्रिय सदन है। संसद का लोकप्रिय सदन जो है ये कौन सा है। तो याद रखना लोकसभा जो है ये संसद का लोकप्रिय सदन है। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, संसद का अस्थायी सदन है। संसद का अस्थायी सदन जो है ये कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा जो है ये संसद का अस्थायी सदन है। तो बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है यह आपको बताना है। तो याद रखना भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति शामिल हैं। बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, अनुच्छेद 105 ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो याद रखना संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं होता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कि कौन सा भाग नहीं है। तो यहाँ उपराष्ट्रपति बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, बाकी तीसरा अंग जो है ये कौन सा होता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं, तो याद रखना 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 79 बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य की बात कर रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये साफ साफ दिख रहा है क्योंकि राज्यसभा जो है ये अस्थायी सदन है, यहाँ लिखा गया अस्थायी सदन है जो कि गलत लिखा गया है, तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछ रहा था कौन सा असत्य है। तो राज्यसभा जो है ये अस्थायी सदन ना होकर करके अस्थायी सदन है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चार कथन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें पूछ रहा है कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही दिया गया है। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है, यानी बात करें तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही लिखी गई है। राज्यसभा सदस्यों को प्रतिनिधित्व करता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही लिखी गई है। यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? कौन सा निम्न है, उसके बाद कौन सा उच्च है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि निम्न सदन जो है ये लोकसभा हो जाएगा और उच्च सदन जो है ये राज्यसभा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है संसद को भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या पूछा जा रहा है? भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, किससे प्रतिबंधित है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा से, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं न्यायिक समीक्षा बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं, यह आपको बताना है। तो याद रखना संसद के 3 सत्र होते हैं, जिसमें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, यानी कहा जाए ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 मंथ। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 महीने। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मित्र बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है यह आयोजित होता है, इसके किसके लिए यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 को बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों संसद में मतभेद हो। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? केवल चौथा जो है, ऐसा कहा जाए एक ऐसा विधेयक पर विचार करने के लिए या उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में जब मतभेद हो जाता है तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो केवल डी यहाँ जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल चौथा यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है। याद रखना 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं साधारण विधेयक बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। क्या पूछा जा रहा है? साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो कब होती है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा व राज्यसभा में मतभेद होने पर इस संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या पूछा जा रहा है? संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न क्या होता है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि एक बिल पर जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बिल पर दोनों सदन सम्मत ना हो और उस पर विचार करना और उसे पास होना। ऑप्शन क्या होगा? सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, क्वेश्चन नंबर 24 है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो वहाँ समाधान जो है ये कौन करेगा? तो क्या करेगा? संसद का संयुक्त सत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक जो है ये बुलाई गई है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 बार, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या पूछा जा रहा है? क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कभी नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति कभी नहीं करते। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है, अभी मैंने आपको बताया कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? भारत की संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती हैं, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का सभी मित्र सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करेंगे। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उस विधेयक पर विचार करना तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। जिस विधेयक पर दोनों में मतभेद हो, यानी राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद हो किसी विधेयक को लेकर, तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, उसकी अध्यक्षता जो है ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है किसके द्वारा, यह आपको बताना है। क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सदनों की कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों की समान बहुमत द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं, सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने पर क्या होता है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्ताव गिर जाएगा, यानी कहा जाए ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं, प्रस्ताव गिर जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो है ये क्या होता है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्नकाल।
ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो होता है ये प्रश्नकाल का होता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, यह आपको बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना शून्यकाल बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मैं इधर बता रही शून्यकाल, ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर बता रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34 है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित के उपस्थित रहता है। संसद की सदस्यता कब समाप्त की जाती है, वो कितने दिन बिना सूचित किए गायब रहता है, उस दिन बताना है, यानी कितने दिन। तो याद रखना, अगर वो संसद को बिना बताए 2 महीने यानी 60 दिन तक गायब रहता है तो उसके संसद की सदस्यता जो है समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रही है 60 दिन बिल्कुल सही आंसर बता रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 है, क्या पूछा जा रहा है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। एक वर्ष में कितनी बार कम से कम संसद की बैठक जो है ये होना आवश्यक है। तो कम से कम 2 बार होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दी गई सारणी पर अध्ययन कीजिए। एक सारणी दी गई है जिसमें संसद को 2 भागों में दिखाया गया है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में 250 से अनधिक सदस्य और लोकसभा में 552 से अनधिक सदस्य। और उसके बाद में यहाँ लिखा गया है, ये सारणी का अध्ययन कीजिए। इसे हम छोटा कर देते हैं मित्र, और छोटा कर देते हैं। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ से प्रश्न शुरू होता है, यहाँ ऑप्शन समाप्त होता है। लिखा गया है 12 निर्देशित, 238 अनधिकृत और लोकसभा में 530 से अनधिकृत राज्यों से प्रतिनिधित 2 अनधिकृत नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन। तो यहाँ एक्स के स्थान पर क्या आएगा, यह आपको बताना है। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संघ राज्य क्षेत्र 20 से अनधिकृत प्रतिनिधि। यानी क्वेश्चन जो पुराना है फिर भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 37 क्या होगा। सभी मित्र सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, यह आपको बताना है। पहला जो दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा लिखा गया है संसद राष्ट्रपति या दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो बताइए इसमें कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो भी मित्र बता रहे हैं केवल 2, यानी संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, यह बिल्कुल सही लिखा गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने आ चुका है। बताइएगा इसका राइट आंसर, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना संविधान संशोधन विधेयक, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। सांसदों के वेतन का निर्णय जो है ये कौन करता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने आ चुका है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संसद के कुल सदस्यों का कितना बार वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणमति या कोरम है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/10। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्या पूछा जा रहा है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संघीय सरकार बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही बता रहे हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका फिर खाली स्थान दिया गया है के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका के अधीन रहकर कौन कार्य करती है, यहाँ आपको बताना है। 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये, जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये न्यायपालिका, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, क्वेश्चन नंबर 43 है, क्या पूछा जा रहा है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन जो है ये कब हुआ, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1989, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही, यह आपको बताना है। क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 तक। ऑप्शन क्या होगा डी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था, यह आपको बताना है। भारत की पार्लियामेंट या संसद का उद्घाटन जो है कब हुआ था, याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1927 में। ऑप्शन क्या होगा बी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संसद के दोनों सदनों के 17वां सान कौन करता है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 47 है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगी मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 48 है, क्या पूछा जा रहा है मित्र, सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करें। क्या होगा, भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद को एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं 5 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन क्या होगा डी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि 5 करोड़ जो है एक संसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए खर्च कर सकता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक सांसद जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकता है। ऑप्शन क्या होगा डी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सामने है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। याद रखना राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50 आ चुका है, भारत की संचयी निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। भारत की संचयी निधि से धन निर्गम का किसका नियंत्रण है, यह आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 50 क्वेश्चन था जो मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर दिया। किस टॉपिक से था, टॉपिक था हमारा भारतीय संसद, जो कि 14वां टॉपिक था, जिसे में 50 क्वेश्चन दिए गए थे। मैंने पूरी को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। इसकी आंसर की मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, पूरी सीरीज कंप्लीट होने के बाद इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। पीडीएफ की चिंता ना करें, सीरीज कंप्लीट होने के बाद मिलेगी मित्र। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ये राष्ट्रपति है। सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करें। राष्ट्रपति की सीरीज जो है ये शुरू हो जाती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। चाहे जिस एग्जाम में देखा जाए, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन जाहिर सी बात है कि वो राष्ट्रपति से देगा। तो ये टॉपिक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सभी मित्र इस टॉपिक को ध्यान से देखें और आंसर देने की कोशिश करें। राष्ट्रपति से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, क्या पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से
किससे करना सर्वाधिक उचित है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मित्र जल्दी-जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना ब्रिटेन के सम्राट से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई-बहन हमारे बता रहे हैं ब्रिटेन के सम्राट से बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जा रहा है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है ये कौन होता है? तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये किसमें निहित है यह आपको बताना है। तो याद रखना संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में निहित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रपति फिर खाली स्थान दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति जो है ये क्या होता है? राज्य का प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति जो है ये राज्य का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या पूछा जा रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक जो है ये कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक जो है ये राष्ट्रपति होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्तियां जो हैं ये किसमें निहित होती हैं? याद रखना राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका की शक्तियां। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो है ये कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति जो है ये कैसा होता है यह आपको बताना है। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का जो भी मित्र बता रहे हैं राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 9 है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो है ये राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता कौन सा नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। वह भारत का नागरिक हो। हाँ जी वो बिल्कुल भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं रखता हो। बिल्कुल सही है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। ये जो लिखा गया वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो ये आवश्यकता नहीं है। बाकी वह भारत का नागरिक हो। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं पूर्ण करता हो और मित्र किसी के लाभ कहा जाए लाभ के पद पर ना हो। ये सब योग्यताएं होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति के लिए। लेकिन ये बातें नहीं है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा जा रहा है? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। यानी कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष आयु होनी चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यदि कोई भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कहा जाए भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु की पूछ रहा है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर होगा आयु की कोई सीमा नहीं है। नहीं आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रपति जो है ये इसकी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। यानी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है यह आपको बताना है। याद रखना इसकी भी कोई सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति जो है ये कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये किस प्रकार से होता है यह आपको बताना है।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है मित्र ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो भी मित्र बता रहे हैं समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं सकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यानी राष्ट्रपति पद के विवाद से संबंधित किसे निर्देशित किया जाता है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों को कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? प्रस्तावकों को अनुमोदकों को कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए यह आपको बताना है। याद रखना 50-50 यानी 50-50। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? यानी भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अयोग्यता उसे कम माना जाएगा जब कोई लाभ के पद पर ग्रहण हो। यानी कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो तो उसे अयोग्य माना जाएगा, वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो ये कैसे किया जाता है यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। क्या पूछ जा रहा है? राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है किसके द्वारा संचालित किया जाता है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भारत में किसके चुनाव के आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो याद रखना राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले जो हैं ये किसको भेजे जाते हैं किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? यानी आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद जो है ये उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रावधान किया जाता है किस अनुच्छेद के द्वारा यह आपको बताना है। याद रखना अनुच्छेद 71 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है? यानी यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है तो वह अपना चुनाव जो है ये कितने महीने तो कर सकता है यह आपको बताना है। चुनाव के लिए जो प्रचार है ये कितने महीनों तक कर सकता है यह आपको बताना है। याद रखना केवल 2 सप्ताह के लिए कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है वो चुनाव प्रचार के लिए केवल 2 सप्ताह का टाइम मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सभी मित्रों को पता है 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? यानी आपसे पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों तक अपनी कहा जाए अपने पद पर बना रहेगा। तो ये बातें जो है ये किस अनुच्छेद में कही गई हैं? याद रखना अनुच्छेद 56 यानी आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य संसद के दोनों सदनों
के सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 है। सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है की बात कर रहा है। हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, सोच समझ कर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है की बात कर रहा है। क्या लिखा गया है, सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब वह एक या दो विधानसभाएं भंग हो। दूसरा क्या लिखा गया है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्यों से कहीं भी अधिक होता है। तीसरा क्या लिखा गया है, कोई उम्मीदवार यदि मतों को बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद होगा तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं जाता है। ये तो गलत लिखा गया है, यानी कहा जाए मित्र ये तो तीनों गलत हैं, चारों गलत दिख रहे हैं। तो हाँ, नीचे दिया गया है, देखिएगा नीचे लिखा गया उपयुक्त सभी, यानी कहा जाए ये उपयुक्त सभी बातें जो है ये गलत लिखी गई हैं। तो ऑप्शन सी ऑप्शन ई जो है यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई वाले बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके माध्यम से, यह आपको बताना है। याद रखना, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर हम भारत के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मित्र हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रामबाण ई बुक आपके लिए आ चुकी है, जो आपके रेलवे एग्जाम में 4 चांद लगाने वाली है। ये रामबाण ई बुक अभी 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपए में मिल रही है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर लें और ये रामबाण ई बुक लेकर अपने रेलवे एग्जाम में 4 चांद लगा ले और अपने सिलेक्शन को पूरा कर लें। इस कहा जाए रामबाण ई बुक में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो जीके, साइंस और मैथ के कंप्लीट सिलेबस दिया गया है। कलरफुल ये ई बुक है, मात्र 39 रुपीज में मिल रही है। फिलहाल इसका दाम जो है ये 99 है, लेकिन 60% डिस्काउंट के साथ अभी ये मिल रही है। अगर लेना चाहते हो मित्र, अगर आप इस रेलवे एग्जाम को कहा जाए तो पास करना चाहते हो तो ये ई बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लेना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इसी पर मैसेज कर लेना और इस रामबाण ई बुक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना और ले लेना अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30 है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो सभी को पता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हम भारत के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा जा रहा है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को जो है ये हटाया जा सकता है किसके माध्यम से, तो महाभियोग के द्वारा। संसद के किसी भी सदन में कहा जाए महाभियोग चलाकर हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मित्र, हम क्वेश्चन जो है फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर टाइम वेस्ट करना होगा तो कितना भी स्लो कर लो। ये कुछ जीके क्वेश्चन है, आप चाहे 1 घंटे बैठे रहेंगे, आपको आती है तो अच्छी बात है, तुरंत आंसर दे देंगे। अगर नहीं आती है तो चाहे आप 1 घंटे बैठे रहेंगे फिर भी आंसर नहीं आने वाला है। आता है तो अच्छी बात है मित्र, नहीं आता है तो उसे नोट डाउन कर लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके सामने आ चुका है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। 33 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, संविधान के अतिक्रमण
करने पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहा जाए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से यह बात ली गई है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में उनके पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो 35 का यही बातें घुमा फिरा कर पूछी जा रही हैं। महाभियोग लगने पर भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आ चुका है। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? यानी कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? यही बातें मित्र घुमा फिरा कर पूछी जा रही हैं। आप लैंग्वेज को समझिएगा, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है? यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कम से कम 14 दिन। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे क्वेश्चन नंबर 38 का, कि संसद के कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों का चाहिए, यानी 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आ चुका है। भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, किसके माध्यम से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, महाभियोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 है। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में इसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व भी कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने आ चुका है। जो भी मित्र हमारे बताएं या कृत विधि मान्य होंगे, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ लंबा चौड़ा सा है, लेकिन सोच समझकर बताएंगे तो आंसर बिल्कुल सही होगा। क्या पूछा जा रहा है? भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? कौन सा दोष नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा पूरा सोच समझकर आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 41 आपके सामने है। दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है, प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है यह आपको बताना है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे कि राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थन के मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने का अभाव बना सकता है, यह जो है ये दोष नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मित्र क्वेश्चन 42 आ चुका है, लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर मेहनत अच्छी लग रही है, इस क्लास से तनिक भी आपको बेनिफिट मिल रही है, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन 42 आपसे क्या पूछा जा रहा है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ जो है ये कौन दिलाता है? तो याद रखना, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है ये राष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ये बातें जो है किस अनुच्छेद में लिखी गई हैं? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 60 में यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है ये मुख्य कहा जाए न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करेंगे। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 44 से क्या पूछा जा रहा है? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेंगे? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे, अनुपस्थित होंगे, तब राष्ट्रपति जो है किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा,
सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। ऑप्शन क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो इस स्थिति में उनका कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों तो इस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन संभालेगा, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनका कार्यभार संभालेंगे। यानी जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे? यानी आपसे पूछा जा रहा है, यदि राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र देना चाहें तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? यानी पूछ रहा है कि राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है ये सूचना किसको देते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना, ये सूचना जो है ये लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? इस 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? देखिए मित्रों, लैंग्वेज चेंज कर कर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अलग अलग एग्जामों में पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वही कौन संभालेगा? 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर, अगर उपराष्ट्रपति है तो पहले उपराष्ट्रपति ही संभालेगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति नहीं है तब मुख्य न्यायाधीश आएगा मित्र। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पर, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? यानी जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे या अपने पद से वंचित हो जाए या कोई अन्य कारण हो जाए तो उपराष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति के पद पर कितने दिनों तक रह सकता है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन 50 आ चुका है। याद रखना 6 माह बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 6th मंथ जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानी जेल सिंह जो हैं ये इससे पूर्व क्या थे? गृह मंत्री थे और राष्ट्रपति भी बने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 आपसे पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? यानी ऐसे कौन है जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, यह आपको बताना है। याद रखना, ज्ञानी जेल सिंह जो है मित्र ये गृह मंत्री थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे। बाकी जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी जो हैं ये उपराष्ट्रपति पद के ग्रहण किए हैं, कहा जाए उसके रूप में कार्य किए हैं। नेक्स्ट आपके सामने, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति जो है ये कौन थे? क्वेश्चन 53 आपके सामने आ चुका है। भारत के चौथे पूछेगा तो याद रखना बीबी गिरी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य किए हैं यह आपको बताना है। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? भारत का राष्ट्रपति चुने जाने से पहले भारत के गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीबी गिरी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण है, यानी कहा जाए निर्दलीय जो है ये कौन लड़े थे, यह आपको बताना है। तो याद रखना, भारतीय राष्ट्रपति सर्वसम्मत से चुने जाने वाले
अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये निर्दलीय लड़े थे और जीते भी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यूपी पीसीएस एग्जाम 2004, आरआरबी एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? कभी भी हुए भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे, यह आपको बताना है। तो 57 का जो भी मित्र बता रहे हैं कि सिराज गोपालाचारी जो है ये भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे, बल्कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और ज्ञानी जेल सिंह जो हैं ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, लेकिन सी राजगोपालाचारी जो है राष्ट्रपति नहीं रहे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन 58 आ चुका है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा इसका आंसर जानता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 59 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? लगातार की बात कर रहा है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ए वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। क्वेश्चन 60 जो है, तो याद रखना अनुच्छेद 57 आर्टिकल 57 ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62 है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु जो है उनके पद पर रहते ही मृत्यु हुई थी, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा जा रहा है? भारतीय संघ की प्रतिरक्षा बलों को सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन 64 है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसकी नियुक्ति नहीं करता है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना प्रधानमंत्री की करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी करता है, राज्यपाल की भी करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नहीं करता, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? 4 आपके सामने लिखे गए हैं, यानी भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, ये जो है ये इनकी नियुक्ति जो है ये कौन करते हैं? तो इन सबकी नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति जो है ये कौन करते हैं? तो याद रखना प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67, तो याद रखना किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा? तो इनमें से देखा जाए ना ऑप्शन के तौर पर, तो लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 68 है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पदों पर बना रह सकता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना राज्यपाल इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन 69 आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? इसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। याद रखना योजना आयोग जो है इसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? क्वेश्चन 70 आ चुका है, सोच समझ कर आंसर दें। तो भारत का राष्ट्रपति बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 71 है। किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? यानी किसी व्यक्ति को अगर फांसी हो,
फांसी की सजा दी गई है तो उसे कम करने या बदलने का अधिकार जो है किसके पास है? याद रखना ये राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? याद रखना 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये यहाँ बिल्कुल सही बता रहे हो। 14 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ये वाले मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह फिर खाली स्थान दिया गया। कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं मिला है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, इसका आंसर बताना है। किसी विधि के प्रश्न में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि या किसी कानून के प्रश्न में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार जो है ये किसके पास है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह अधिकार जो है ये राष्ट्रपति को है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है किसका है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है ये कहा जाए संसद का अधिवेशन बुलाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति कौन सहायक एवं मंत्रणा देता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं हमारे कि संघीय मंत्रिपरिषद, बिल्कुल सही बता रहे हो, यानी डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा जो है ये कब की थी यह आपको बताना है। याद रखना अभी तक ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आई है कि जिसमें आर्थिक संकट की घोषणा की जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन 79 आपके सामने आ चुका है, सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो याद रखना ये कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, यानी कहा जाए तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? 4 कार्य आपके सामने लिखे गए हैं, इनमें पूछ रहा है कौन सा कार्य है जो राष्ट्रपति नहीं करता, यह आपको बताना है। तो याद रखना किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक की आहुति करना ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने विदेशी देशों के सभी राजदूतों को कमिश्नरों के प्रत्ये पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, इसका राइट आंसर बताना है। राष्ट्रपति के किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, इसका सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वोटों का प्रयोग करता है? बताइएगा 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना निलंबनकारी वीटो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे निलंबनकारी वीटो। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 85 है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? देखिए मित्र हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। 85 क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची और समवर्ती सूची, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? याद रखना 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि जब दोनों सत्र में हो तब अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, यानी कहा जाए तो ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे
क्या कर सकता है आपको बताना है। 88 बताइए। तो याद रखना पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 89, इसका राइट आंसर बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के आरंभ में कब संबोधित करते हैं? क्वेश्चन 89 है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 89 का जो भी मित्र बता रहे हैं, प्रतिवर्ष या लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी कहा जाए ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। क्या पूछा जा रहा है? संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? क्वेश्चन 90 है, सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने, किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ये केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, या राज्यपाल को प्राप्त है, या राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों की, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 92 का जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि राष्ट्रपति निकाल सकता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? प्राप्त नहीं है की बात कर रहा है। तो याद रखना, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारियों को, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति को नहीं मिला है, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 93 का जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 94 है। देखो मित्र, सोच समझ आंसर देने की कोशिश करो। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित कर सकता है? किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है ये संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, यह आपको बताना है। 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, तब जो है ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। दूसरा क्या लिखा गया है? एक सदन द्वारा विधेयक को प्रस्तावित संशोधन दूसरे संसद द्वारा स्वीकार न किया जाना, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना, यानी इन तीनों परिस्थितियों पर संयुक्त अधिवेशन जो है ये बुलाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त यानी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जो है बुला सकते हैं, और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 95 है। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? किसकी संस्तुति पर? इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी मित्र बता रहे हैं किसी की संस्तुति की जरूरत नहीं है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन कहा जाए तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? याद रखना, 96 के जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 74 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? याद रखना, राष्ट्रपति कर सकता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। मित्र, क्वेश्चन आ चुका है, उसके नीचे कूट दिया गया है, बताइएगा कौन सा कूट जो है ये सही सम्मिलित है। 98 है, सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करो मित्र। क्या लिखा गया है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का वह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद से पटल पर रखवाएं, यह आपको बताना है। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, या लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, या नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के प्रतिवेदन को? तो याद रखना, 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को भी रख सकता है, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन को भी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को भी, यानी कहा जाए पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, लोकसभा निम्नलिखित में से किसे
किसके द्वारा भंग की जा सकती है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा जो है किसके द्वारा भंग की जा सकती है? रा प्रधानमंत्री द्वारा तो बिल्कुल नहीं की जा सकती, बाकी ऑप्शन हम आपको दिखा दे रहे हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना लोकसभा जो है किसके द्वारा भंग की जा सकती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 100 आ चुका है। सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करें मित्र। क्वेश्चन नंबर 100 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति जो है ये किन परिस्थितियों में आपातकाल लगा सकता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना प्रधानमंत्री या मंत्री पर के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति जो है ये आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे अध्यादेश जो है ये किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जा सकता है? अनुच्छेद 123 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, संसद के अधिवेशन कहा जाए सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र उतारे हैं सी बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 103 का जो परफेक्ट आंसर होगा 6 सप्ताह। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने 104 आ चुका है। क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? क्वेश्चन 104 है। हाँ बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो है यह मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड को भी माफ कर सकता है। ऐसे मामले में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों, यानी कहा जाए ये सभी अपराध जो है ये राष्ट्रपति जो है क्षमा कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो शक्ति होती है? याद रखना 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण निषेध भी होता है, निलंबित निषेध भी होता है, पॉकेट निषेध भी होता है। तो उपयुक्त बिल्कुल सभी, यानी कहा जाए उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। डी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने आ चुका है। भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले में वीटो की शक्ति का प्रयोग करता है वह था। वीटो की शक्ति का प्रयोग जो है राष्ट्रपति कब करता है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 याद रखना भारतीय डाकघर अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा सी। नेक्स्ट आपके सामने है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कहा जाए ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्निर्वाचन के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को फिर खाली मतलब आगे बताना है क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुमति दे देगा, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे अनुमति देगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, यह आपको बताना है। याद रखना विधायी अधिकार है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, यह आपको बताना है। तो यहाँ कोड दिया गया है, यहाँ देखकर बताइए किसकी नियुक्ति की जाती है। तो याद रखना वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की बिल्कुल भी नहीं की जाती। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यानी पहला ही बिल्कुल सही होगा। इसमें किसमें पहला दिया गया है, तो केवल पहला यानी कोड नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रही है ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है?
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं राज्यों की विधानसभाएं, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने आ चुका है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, किसी की लाभ के पद पर ना हो राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होना है उसे, तो और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, संसद चुने जाने की सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो। यह बात यहाँ है कि जो भी भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है, यह जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 114 है। सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करें मित्र। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है, यदि आगे आपको बताना है। यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है तो वह मुख्यमंत्री के मतदान नहीं कर सकता, राज्य के मुख्यमंत्री मतदान के लिए नहीं कर सकता। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, बताइए क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति कौन सा सही है, पढ़िएगा फिर बताइएगा मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो यानी कहा जाए तो पहला भी है, दूसरा भी और तीसरा भी है, लेकिन चौथा नहीं है, तो यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है, यह आपको बताना है। मित्र आपको प्रस्तावना जो है, उद्देशिका जो है भारतीय संविधान की याद रहनी चाहिए। अगर आपको प्रस्तावना याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके यहीं समाप्त हो जाते हैं। प्रस्तावना याद है तो प्रस्तावना से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्रस्तावना से संबंधित, लेकिन आपको याद है तो आप तुरंत इसका आंसर दे देंगे, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यानी गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इसमें चुनाव होगा और चुनाव जो है ये निश्चित समय के लिए होगा। यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 117 है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है? याद रखना, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन 118। क्या पूछा जा रहा है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, लोकसभा में चुने गए सदस्य, राज्यसभा में चुने गए सदस्य, राज्य विधानसभा में चुने गए सदस्य। यानी कहा जाए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, लेकिन राज्य विधानसभा में चुने गए सदस्य नहीं, यानी सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि इसका सलाह जो है ये सर्वोच्च न्यायालय से ली जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन 120 है। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितने वेतन प्राप्त होता है? देखिएगा, राष्ट्रपति का वेतन तो 5 लाख होता है, लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है? राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह 5 लाख होता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितने वेतन दिए जाते हैं। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.5 लाख बिल्कुल सही आंसर होगा। डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करना पड़ता है? यानी आपसे पूछ रहा है, जो भी उम्मीदवार है नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के समय कितनी रुपए राशि जमा करनी होगी, यह आपको बताना है। याद रखना, 15,000 बिल्कुल सही आंसर होगा। 15,000 रुपए जो है ये जमा करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 122 है। राष्ट्रपति को वेतन के रूप में आजीवन कितने रुपए प्रतिवर्ष मिलता है? यानी आपसे पूछ रहा है, यदि कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति था,
पूर्व में अब उसे कितने पेंशन के रूप में मिलता है, यह आपको बताना है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं प्रतिवर्ष उसे 9 लाख रुपए मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति जो है किसका एक अभिन्न अंग है? तो याद रखना संसद का एक अभिन्न अंग है भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 124 है। सोच समझ आंसर देने की कोशिश करें। बीबीएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? 124 बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है यदि उसे राष्ट्रपति मंजूरी दे देता है। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। क्वेश्चन नंबर 125 है जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद के रूप में कौन होता है? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का मुख्य न्यायाधीश उस पद पर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। शी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये 2 बार राष्ट्रपति बनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 128 है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत के कहा जाए वो 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, भारत के राष्ट्रपति के एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है। फिर क्या लिखा गया? कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है। यानी कहा जाए 128 का जो मित्र है ये तीनों बातें सही हैं तो कोट नंबर सी यानी कहा जाए 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय जो है ये कौन करेगा? याद रखना संघीय संसद जो है लाभ के पद का निर्णय करती है। यानी कहा जाए ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 130 है सोच समझ कर बताओ मित्र राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये अधिकार जो एकमात्र राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति जो है ये किसके द्वारा चुना जाता है? क्वेश्चन नंबर 131। याद रखना संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। यानी बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता का सर्वधर्म समभाव कहता था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो है कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था यह आपको बताना है। तो संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 आ चुका है। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का कहा जाए त्यागपत्र देने का निर्णय लेते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को देंगे। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 137 है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि फिर खाली स्थान है आपको बताना है।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी संसद सदस्यों और राज्य विधानसभा के सदस्यों में से प्रत्येक को एक मत है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार जो है ये संसद के दोनों सदनों को है, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जुबिन त्राणे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 140 का जो राइट आंसर हो जाएगा 12 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 141 आपके सामने आ चुका है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? 141 का जो राइट आंसर हो जाएगा संसद के सदनों को संदेश भेजना, यानी कहा जाए तो सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, क्वेश्चन नंबर 142 है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आ चुका है, बार बार घुमा कर पूछा जा रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कहा जाए ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 143 है। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? याद रखना, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 144 है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है ये युद्ध की घोषणा कर सकता है या शांति का फैसला कर सकता है। इसका कानूनी अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट आपके सामने है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कई बार, यानी कोई निश्चित सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति जो है कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 146 से क्या पूछा जा रहा है? इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? याद रखना, 12वें राष्ट्रपति जो है ये कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थी? तो याद रखना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेने का अर्थ होता है, यानी कौन नहीं लेता है यह आपको बताना है। तो विधान परिषद जो है भाग नहीं लेता है, यानी कहा जाए तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 148 है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यानी राष्ट्रपति के नाम लिखे गए हैं उनका क्रम लगाना है, बताइएगा कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NS रेड्डी पहले हो जाएंगे, फिर ज्ञानी जेल सिंह हो जाएंगे, फिर R वेंकटरमण हो जाएंगे, फिर शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे, यानी कहा जाए तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने 148 क्वेश्चन जो कि राष्ट्रपति से संबंधित था मैंने पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। मित्र सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो, और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं मैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। 148 क्वेश्चन जो है राष्ट्रपति से संबंधित दिया गया था, मैंने पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा टॉपिक जो आता है ये उपराष्ट्रपति आता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं इसे भी हम अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे।